न्यूज हंटर्स पर जो हम आपको एक डिटेल लोकसभा सीट का एनालिसिस दे रहे हैं, उसमें आज बारी है हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र हॉट सीट बना हुआ है। ये एक अतरंगी लोकसभा क्षेत्र है अभी, कम से कम, क्योंकि अभी वहां पे चाचा और भतीजे के बीच में लड़ाई हो रही है। पशुपतिनाथ पारस जो कि रामविलास पासवान के भाई हैं और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के बीच में। लेकिन ये लोकसभा क्षेत्र हमेशा से अतरंगी था और उसके पीछे बहुत सारे कारण है जो मैं कारण आपको देना चाहता हूं। उदाहरण के लिए, ये लोकसभा क्षेत्र हमेशा से रामविलास पासवान के फैमिली का सीट रहा है। उसके अलावा कहीं कोई सीट पे डोमिनेट नहीं कर पाया है, ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि 1977 से लेकर के आज तक उत्तर बिहार का एकमात्र ये सीट है, लोकसभा क्षेत्र है, जो कि आज तक रिजर्व ही रहा है, इसको जनरल नहीं किया गया है। बाकी सीट जैसे रोसड़ा है, रोसड़ा को खत्म ही कर दिया गया। पहले जितनी भी सीटें होती थी, बगहा होती थी, खत्म ही कर दिया गया। अररिया हुआ करती थी रिजर्व सीट, वो भी अब सीट नहीं बचा है रिजर्व। ये एकमात्र सीट है उत्तर बिहार का जो आज भी रिजर्व है और 1977 से लेकर आज तक रिजर्व है। 2008 के परिसीमन में इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। वो छेड़छाड़ जो किया गया वो भी रामविलास पासवान को स्ट्रांग बनाने के लिए किया गया। वो कैसे किया गया वो भी हम आपको बताएंगे। तीसरा इसका सबसे अतरंगी इस लोकसभा क्षेत्र का, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि कैसे इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोटर यादव है। यादव के आसपास भी कोई दूसरा वोटर नहीं है। उसके बाद मुस्लिम, यहाँ पे मुस्लिम यादव को अगर आप मिला देंगे तो ये सबको सप्रेस कर देता है। लेकिन उसके बावजूद आजादी से लेकर के आज तक, जब ये जनरल था और जब रिजर्व है, तब तक इस लोकसभा क्षेत्र से न तो कोई आज तक यादव या मुस्लिम सांसद बने हैं और न ही कोई यादव या मुस्लिम के द्वारा सपोर्टेड कोई दलित, रिजर्व होने के कारण दलित सांसद यहाँ पे निर्वाचित हो पाए हैं। तो ये एक अपने आप में अतरंगी यहाँ का नेचर बताता है इस लोकसभा क्षेत्र का। चौथा इसका इंपॉर्टेंट जो अतरंगी सा दिखता है यहाँ पे, कि यहाँ पे रामविलास पासवान लगातार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि ये रामविलास पासवान का फैमिली का ये क्षेत्र है। लेकिन अगर जब विधानसभा चुनाव को जब आप देखेंगे तो फिर वहां पे आप देखेंगे कि ये लालू यादव की फैमिली का क्षेत्र है, क्योंकि यहां से लालू यादव खुद कई बार चुनाव जीते हैं। राबड़ी देवी अभी भी चुनाव जीती हुई है यहाँ से। चिराग पासवान तेजस्वी यादव यहाँ से चुनाव जीते हैं। तेज प्रताप यहाँ से चुनाव जीते हैं। तो पूरी की पूरी फैमिली, लालू फैमिली यहाँ से विधानसभा चुनाव जीत चुकी है और एक बार नहीं कई बार जीत चुकी है। तो जितना ये लोकसभा क्षेत्र रामविलास पासवान की फैमिली की है, उतना ही ये लालू यादव की फैमिली की है। लेकिन ये दोनों के लोग सबसे ज्यादा, दोनों फैमिली के परिवार सबसे ज्यादा यहाँ पे जीत रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा पॉलिटिकली पावरफुल कोई कम्युनिटी है तो वो है भूमिहार और राजपूत। बिना भूमिहार और राजपूत के सपोर्ट के रामविलास पासवान कभी जीतने का सोच ही नहीं सकते थे। यहाँ पे यही दो वर्ग बना हुआ है, एक तरफ है मुस्लिम यादव और दूसरी तरफ है पासवान, भूमिहार और राजपूत, और इन्हीं के बीच में टक्कर होता है। एक इसका कैंडिडेट होता है, दूसरा इसका कैंडिडेट होता है। रामविलास पासवान की तरफ भूमिहार और राजपूत है, यादव की तरफ मुस्लिम है, लालू यादव की फैमिली की तरफ। तो ये एक अतरंगी, इसका और भी बहुत सारे आर्गुमेंट है जो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर पांचवा पॉइंट आप देख लीजिए। पांचवा पॉइंट ये है कि हम ये क्लेम कर रहे हैं अपने एनालिसिस के बेस पे कि ये सीट, अगर आपको लग रहा है कि ये सीट लालू फैमिली के लिए या रामविलास फैमिली के लिए सबसे सेफेस्ट सीट है, यहां से ये लोग हार ही नहीं सकते हैं, तो ये आपका भ्रम है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये लोग नहीं हार सकते हैं। यहाँ पे ये लोग पहले भी हारे हैं और 2024 में भी हार सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और उसके पीछे मैं पूरा एक एक करके आपको आर्गुमेंट दूंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको इस लोकसभा क्षेत्र के जितने भी प्रोमिनेंट लीडर हैं, उन सारे प्रोमिनेंट लीडर का एक प्रोफाइल दूंगा। उसके अलावा मैं आपको इस लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग कास्ट की कितनी कितनी वोट है वो भी दूंगा। और सिर्फ अलग अलग कास्ट का लोकसभा के स्तर पे कितने वोट है ये नहीं दूंगा, बल्कि ये भी आपको दूंगा कि उस लोकसभा में अलग अलग जो विधानसभा है, तो अलग अलग विधानसभा में किस विधानसभा में कितने कितने कास्ट के कितने कौन से कास्ट के कितने वोटर हैं, ये मैं अलग अलग बताऊंगा। अलग अलग विधानसभा का प्रोफाइल बताऊंगा, अलग अलग विधानसभा का प्रोफाइल का लीडर का नाम बताऊंगा।
उनके बारे में थोड़ा, क्या उनकी वोट पकड़ने की क्षमता है, वोट पलटने की क्षमता है, टोटल कितना कास्ट के हिसाब से वोटर है, और फिर उसके बाद फिर हम आपको ये आर्गुमेंट बताएंगे, उसके पीछे रीजन बताएंगे कि क्यों 2024 के चुनाव में अगर ये चिराग पासवान सोच रहे हैं कि वो इनडिफेंसिबल हैं, इनविंसिबल हैं, तो ये उनका भ्रम भी हो सकता है। पशुपतिनाथ पारस के लिए इतना होपलेस होने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ कॉम्बिनेशन उनके साथ जुटता है, और वो क्या कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का कास्ट कॉम्बिनेशन से। अब ये कास्ट मैंने कैसे निकाला है, देखिए एक तरीका तो होता है जो बाकी लोग करते हैं कि आप उस क्षेत्र में लोगों उसको फोन करते हैं, पूछते हैं, जो पहले विधायक लड़ चुके हैं, जो जीत चुके हैं या जो नहीं जीते हैं, उनको फोन करते हैं। उनको पता होता है कि किस क्षेत्र में कितने कितने, अलग अलग विधानसभा में कितने कितने किस जाति के लोग हैं, या कि पूरे लोकसभा में कितने, और जो वो बताते हैं 2-3 जगह फोन करते हैं, क्रॉस चेक करके डाल देते हैं। लेकिन हमने वो फोन तो किया है, लेकिन सिर्फ फोन तक हम सीमित नहीं रहे। फोन करने के बाद हमने 1931 जो लास्ट कास्ट सेंसस हुआ है उसको हमने एनालाइज किया। अब चूंकि 1931 का कास्ट सेंसस जो हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेटा दिया हुआ है, लेकिन उस समय जो जिला हुआ करता था वो हाजीपुर जिला नहीं होता था, वो मुजफ्फरपुर जिले का हिस्सा होता था, हाजीपुर या वैशाली बाद में जो बना है। तो उसमें जिले के स्तर पे अगर आप डेटा देखेंगे तो आप गच्चा खा जाएंगे। इसलिए आपको डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ेगा। हिंदुस्तान के 2-3 जगहों पे ये डेटा पड़ा हुआ जहां पे हर प्रखंड का अलग अलग कास्ट एनालिसिस का 1931 के डेटा पड़ा हुआ है। जैसे कि जो आज हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र है उसमें मुख्यतः 3 प्रखंड वहां पे हुआ करते थे। महुआ एक, आपका हाजीपुर एक, और एक मनहार हुआ करता था। तो इन तीनों, हाँ, महुआ, हाजीपुर और लालगंज, मनहार नहीं, हाजीपुर, लालगंज और महुआ, ये 3 ब्लॉक हुआ करते थे। इन 3 ब्लॉक के स्तर पे डेटा दिया हुआ है। तो इसको हमने एनालाइज किया वहां से, लेकिन उस समय से तो पॉपुलेशन बढ़ चुका है। तो हमने ये किया कि 1931 से, और अभी 2022-23 में जनगणना हुई है बिहार की, तो अलग अलग जातियों का ग्रोथ रेट क्या है, हमने अलग अलग जातियों का निकाला ग्रोथ रेट। उस ग्रोथ रेट को अलग अलग जाति से, पासवान का ग्रोथ रेट अगर 3.18% है या 20% है या जितना भी है, उसको हमने, वो भी चलिए मैं आपको बता ही देता हूं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यादव का जो ग्रोथ रेट है वो है 519%, 31 से लेकर 2022 के बीच में। तो हमने 31 के इन 3 ब्लॉक के पॉपुलेशन, यादव पॉपुलेशन पे 519% बढ़ा दिया। और उसके बाद फिर हमने ये करने के बाद हमने कॉल किया है लोगों को, और फिर हम उनसे कंफर्म हुए कि हमें ये ऐसा लग रहा है कि ये डाटा है। तो उनको भी लगा कि नहीं आप सही बोल रहे हैं, हमें भी कंफ्यूजन लग रहा था। वो ऑलमोस्ट हमारे डेटा के साथ कन्विंस हो रहे हैं, ज्यादातर लोग, जितने लोगों को हमने फोन किया कि नहीं ये डेटा आपका सही लग रहा है, ये कन्विंसिंग है। तो उस डेटा के अनुसार, ये प्रोसेस से जो हमने डेटा निकाला है, उस डेटा के अनुसार यादव यहाँ पे सबसे ज्यादा है। जो आप अगर नॉर्मल करेंगे तो यहाँ पे लोग 3.5 लाख, 4 लाख, पौने 4 लाख के आसपास बताते हैं, हमारा भी उसी के आसपास आया है। यादव यहाँ पे 4,24,000 वोटर हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और था कि हमें तो टोटल पॉपुलेशन निकाला, टोटल पॉपुलेशन से हमने वोटर भी निकाल लिया था, क्योंकि वोटर और टोटल पॉपुलेशन का डिफरेंस कितना होता है ये बहुत इजीली निकल जाता है। तो टोटल जो आपका वोटर है यादव का हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में वो है 4,24,000। हो सकता है 10-5 हजार आगे पीछे हो, क्योंकि थोड़ा मोड़ा डिफरेंस होता है, ये मैं कंप्लीटली उसका नहीं कह सकता हूं, लेकिन 4,24,000 हमारे उससे आया है। 95,000-94,000 लगभग वोटर है भूमियार वहां पे, 24,000 लगभग धानुक है, 2,06,000 वोटर यहाँ पे पासवान है। और ये दूसरी सबसे ज्यादा बड़ी जाति है यहाँ पे पासवान वोटरों की, यादव के बाद। यानी कि सोचिए कि 4 लाख से ऊपर यादव है और दूसरे नंबर पे जो है उसका सिर्फ 2 लाख वोटर है। उसके बावजूद यादव वोट यहाँ पे सांसद नहीं बन पाते हैं। उसके बाद फिर आइए, उसके बाद फिर यहाँ पे कुर्मी लगभग 80,000 वोटर है, राजपूत 1,11,000, अपर कास्ट में सबसे ज्यादा इन्हीं का वोटर है। भूमियार का लगभग 94,000 है और राजपूत का 1,11,000 है। चमार यानी कि रविदास कम्युनिटी जो ट्रेडिशनली कांग्रेस के साथ हुआ करती थी, और कांग्रेस के बाद फिर ये ज्यादातर वोट जो जाता है ये आरजेडी को जाता है, यादव के साथ ये लोग रहते हैं, इनका है 1,33,000। उसके बाद फिर 26,000 वोटर यहाँ पे कहार हैं। भुइयां मुसहर की मतलब हो गए 20,000 वोटर हैं यहाँ पे।
लगभग 62,000 यहाँ पे तेली के वोटर हैं, यहाँ पे 1,33,000 लगभग कुशवाहा वोटर है। कुशवाहा वोटर यहाँ पे लोकसभा में आपको नहीं दिखेगा कभी, लेकिन विधानसभा के चुनाव में बहुत सारे ऐसे सीट हैं जहाँ पे कुशवाहा का डोमिनेशन है। जो अभी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा जी, वो भी इसी हाजीपुर क्षेत्र से 2 बार चुनाव जीते हैं, अभी इस बार हारे थे वो, लेकिन यहाँ पे कुशवाहा का अच्छा खासा डोमिनेशन है। इनफैक्ट कुर्मी भी, जो हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र है वहां से कुर्मी ही अभी जीते हुए हैं। उसके बाद फिर आ जाइए, ब्राह्मण यहाँ पे मात्र 34,000 है, नाई लगभग 42,000 है, कुम्हार यहाँ पे 30,000 है, तांती यहाँ पे लगभग 33,000 है, कायस्थ यहाँ पे बहुत कम है, लगभग 20,000 के आसपास, 10,000 के आसपास है, बनिया यहाँ पे लगभग 60,000 के आसपास है, धोबी यहाँ पे लगभग 21,000 है। उसके बाद मल्लाह यहाँ पे अच्छा खासा है, 87,000 इनके वोटर हैं, 27,000 लोहार है, 14,000 सोनार है, 36,000 नोनिया है, और कलवार यहाँ पे लगभग 13,000 है, 66,000 यहाँ पे। उसके बाद फिर हाँ, इसके अलावा मुस्लिम यहाँ पे टोटल है 1,81,000, लगभग मान लीजिए चलिए 2.25 लाख। तो ये टोटल वोटर यहाँ पे जो मैंने डेटा कलेक्ट किया है, इसके हिसाब से यहाँ पे लगभग 19,18,000 के आसपास यहाँ पे वोटर है टोटल। इतने के आसपास ही था, पिछले बार मेरे ख्याल से 17 लाख के आसपास था, इस बार 19-20 के बीच में रहेगा। तो हमारा देखिए, हमने जो आंकड़ा ये निकाला है वो मैच कर रहा है इलेक्शन कमीशन के उससे, टोटल आंकड़े के हिसाब से। तो ये हमने आपको पूरा लोकसभा के स्तर पे बता दिया। अब लोकसभा के स्तर पे बताने के बाद हम आपको बताते हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्र का क्या स्थिति है, वो आपको हम बता देते हैं। तो ये था लोकसभा क्षेत्र का लोकसभा के स्तर पर जातीय समीकरण। हम आपको विधानसभा के स्तर पर भी जातीय समीकरण बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको लोकसभा क्षेत्र हाजीपुर का थोड़ा सा इतिहास बता देते हैं। परिसीमन में क्या बदलाव हुआ है, कौन कौन से नेता वहां जीते हैं रामविलास से पहले, और वहां पे क्या डोमिनेशन था, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि सभी को मालूम है, आपको भी मालूम है, 1992 का जब चुनाव हुआ, 52 का जब चुनाव हुआ था, पहला चुनाव देश के अंदर, तो उसमें लोकसभा क्षेत्र का नाम नहीं दिया गया था। जैसे कि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का नाम हुआ करता था मुजफ्फरपुर कम दरभंगा लोकसभा क्षेत्र, ऐसे पूर्वी पश्चिमी, जैसे कि आपका नवादा है तो नवादा का नाम था गया पूर्वी, तो इस तरह के नाम थे। लेकिन 57 में जो प्रॉपर इसको नाम दिया गया हाजीपुर, और आज तक इसका हाजीपुर ही नाम है। उस लोकसभा क्षेत्र 57 में और 52 में भी यहाँ पे राजेश्वर पटेल थे, वो यहाँ पे चुनाव जीतते हैं, और 57 में भी वही जीतते हैं, और फिर 62 में भी लगातार 3 वही जीतते हैं। इसके बाद फिर वहाँ पे एक परिसीमन होता है, पहला परिसीमन होता है देश के अंदर, और उस परिसीमन में हाजीपुर के आसपास का जो दलित क्षेत्र है उसको एक करके महुआ लोकसभा क्षेत्र एक बनाया गया था। और महुआ लोकसभा क्षेत्र इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि महुआ विधानसभा के नाम से आज भी एक विधानसभा क्षेत्र बना हुआ है जो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। लेकिन इसको अगले ही चुनाव में, यानी कि 67 के चुनाव में ये किया गया, और उसके अगले ही चुनाव में इसको खत्म कर दिया गया, इस लोकसभा क्षेत्र को, महुआ लोकसभा क्षेत्र को। और फिर हाजीपुर के अंदर महुआ का जो दलित क्षेत्र है उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसमें ला करके डाला गया। 1972 का जो चुनाव 72 का जब परिसीमन होता है तो, और 77 में पहला चुनाव होता है, तो 1972 और 76 के बीच में, 77 के बीच में जो परिसीमन होता है उसमें होता ये है कि हाजीपुर में पासवानों की संख्या बढ़ती है, हाजीपुर के अंदर कुर्मी को और कुशवाहा की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण रामविलास पासवान यहाँ पे स्ट्रांग होते हैं। इसके साथ साथ एक पातेपुर लोकसभा विधानसभा क्षेत्र था जहाँ पे यादवों का और मुस्लिम का अच्छा खासा डोमिनेशन था, वो भी जहाँ से आपके कर्पूरी ठाकुर भी चुनाव लड़े हैं, उसको हाजीपुर का हिस्सा बना दिया जाता है। तो इससे पिछड़े यहाँ पे स्ट्रांग होते हैं, और वही कारण है, इन पिछड़ों के दम पर रामविलास पासवान लगातार वहां चुनाव जीतते हैं। और 1977 से लेकर के आज 2019 तक रामविलास पासवान की फैमिली का वहां पे डोमिनेशन होता है। लेकिन इस जर्नी के 77 से लेकर 19 के जर्नी के बीच में रामविलास के पासवान की राजनीति में चेंज आता है, और वो चेंज ये आता है कि 1977 में जब वो चुनाव लड़े थे तो उनको भूमिहार और राजपूत अपर कास्ट लोग कम वोट दिए थे, और खास करके आपका रविदास कम्युनिटी के लोग कम वोट दिए थे, क्योंकि उस समय वो कांग्रेस के कोर वोटर हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे वो वोट शिफ्ट हुआ रामविलास पासवान की तरफ, और खास करके जब लालू यादव का इमरजेंस हुआ तो लालू यादव के खिलाफ जैसे ही रामविलास पासवान जाएंगे तो जो राजपूत और भूमिहार है वो कंप्लीटली इनकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे।
अब इसमें एक चीज गौर करने की बात यह है कि ऐसा नहीं कि 77 से लेकर के 19 तक लगातार रामविलास पासवान की फैमिली वहां जीतते रही है। 3 लोकसभा चुनाव हुए थे जब यहाँ पे रामविलास पासवान या उनकी फैमिली नहीं थी। एक चुनाव में रामविलास पासवान ने ये क्षेत्र को खुद छोड़ दिया था और 2 में उनकी हार हुई है। पहली हार उनकी हुई 1984 में। 1984 में हार होने का सिर्फ एकमात्र कारण ये था कि 1984 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी का डेथ हुआ था और डेथ के बाद तुरंत चुनाव हुआ और सिंपैथी वोट जो कांग्रेस को और खास करके राजीव गांधी को मिला, टूअर वाला जो कहते हैं ना बेटा को, उसके कारण रामविलास पासवान की यहाँ पे हार हुई थी। और यहाँ पे रामविलास पासवान को हराने वाले जो शख्स थे वो उनका नाम था राम रतन राम, यानी कि वो रविदास कम्युनिटी से थे पासवान। तो यहाँ पे पासवान और रविदास के बीच में जो वो है टक्कर है, ये यहीं से शुरू होता है एक तरफ, और आज तक यही चलता रहेगा। एक तरफ पासवान खड़ा होंगे और दूसरी तरफ से कोई ना कोई आपका जो रविदास कम्युनिटी के हैं वही खड़ा होंगे। इसके बाद रामसुंदर दास वगैरह खड़ा होंगे। तो वो एक हार बहुत जेन्युइन से था। लेकिन 1991 के चुनाव में 87 में फिर से 89 में फिर से जीतती है रामविलास पासवान, जीतते हैं और महावीर पासवान को वो हराते हैं। फिर 1991 का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1991 के चुनाव में हुआ ये था कि आप याद कीजिए उस दौर को, 1990 के दौर को। आडवाणी जी राम जन्मभूमि रथ यात्रा लेके निकले थे और उसको लालू यादव जी ने उनको रोक लिया था। जब रोका था तो लालू यादव के खिलाफ बहुत आक्रोश हुआ था ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत के बीच में, क्योंकि ये कोर सपोर्टर थे हिंदुत्व के। तो उसके कारण रामविलास पासवान का हालत हाजीपुर के ना, क्योंकि रामविलास पासवान और लालू यादव साथ में थे, तो उसके कारण क्या हुआ कि जब राजपूत और भूमिहार और ब्राह्मण वोटर उनसे खिसके और उसके साथ साथ पासवान वोटर भी कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ टिल्टनेस उनका स्ट्रॉन्ग था उनका, तो इसके कारण वहां पे गड़बड़ाया मामला रामविलास पासवान का। तो रामविलास पासवान वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे और उसके लिए बहाना बनाया गया एक घटना को। घटना ये घटी थी कि 1991 में ही रामविलास पासवान और लालू यादव जगदीशपुर गांव है एक, रामपुर श्यामचंद्र के पास जगदीशपुर गांव है और वहाँ पे एक खड़रिया मैदान है, ये हाजीपुर में ही है। वहाँ पे एक सभा हो रही थी, ये तीनों लोग वहाँ पे, दोनों लोग बैठे हुए थे। तो उसमें रामविलास पासवान के खिलाफ नारे लगे। तो फिर उस नारे को आधार बना करके लालू यादव ने कहा कि तुम आप यहाँ से चुनाव नहीं लड़ो। तो फिर रामविलास पासवान चले गए एक और जो बगल में ही दूसरा लोकसभा क्षेत्र था, सुरक्षित था, वहां चले गए और वहां से लालू यादव की तरफ से ही लड़ाया गया किनको, रामसुंदर दास जी को। और रामसुंदर दास जी वहां पे जीतते हैं वो चुनाव। वो क्यों जीतते हैं और वो क्यों जीत जाते हैं और क्यों रामविलास पासवान नहीं जीत पाते, उसके पीछे सीधा सा कारण है कि जो पासवान था वहां पे वो रामविलास पासवान से छिटक रहा था लालू यादव के कारण, क्योंकि लालू यादव का और पासवान का कम सही से कभी नहीं बना है। लेकिन रामसुंदर दास को उनका रविदास वोट मिल गया। उसके अलावा कांग्रेस में सेंधी मारी हो गई, क्योंकि रविदास कम्युनिटी थी, वो कांग्रेस की वोट हुआ करता था, तो कांग्रेस वहां पे कमजोर हुई उसके कारण। उसके बाद फिर लालू यादव के जो सपोर्टर थे, यादव सपोर्टर, उन्होंने पूरा का पूरा वोट कर दिया रामसुंदर दास को, क्योंकि रामसुंदर दास यानी रविदास से यादवों को दिक्कत नहीं थी, लेकिन पासवान और यादव के बीच में बनती रही थी। तो इन कारण से क्या हुआ, इन सभी कारणों से क्या हुआ कि जो आपके ये थे भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत, इन्होंने नहीं भी वोट किया जनता दल को, उसके बावजूद रामसुंदर दास वहां से चुनाव जीत जाते हैं। मुस्लिम, यादव और पासवान तो कम मिला है, लेकिन उसके अलावा जो रविदास वोटर थे इसके सहारे ये एकमात्र चुनाव था जहां पे यादव के सपोर्ट किए हुए, मुस्लिम के सपोर्ट किए हुए कैंडिडेट यहाँ पे जीतते हैं। अब इसके बाद फिर चुनाव आता है 1996 का, फिर से रामविलास पासवान यहाँ से लड़ते हैं। तब तक यादव का और बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। इसके बाद फिर लेकिन अब तक 96 आते थे, क्या होता है कि कुर्मी अलग हो चुका होता है, अलग पार्टी बना चुके होते हैं नीतीश कुमार। तो 96 का चुनाव इजीली वो जीत जाते हैं। इसके बाद फिर 2099 का चुनाव होता है, फिर उसका 98 का उससे पहले होता है, फिर 2004 का होता है और ये लगातार जीतते रहते हैं, कहीं पे नहीं हारेंगे। फिर इसके बाद आता है जो एक हार होती है रामविलास पासवान की, वो हार होती है 2009 में। 2009 में भी हार इसलिए होती है क्योंकि याद कीजिए 2009 का चुनाव रामविलास पासवान एनडीए के साथ नहीं लड़े थे। 2000 के बाद उन्होंने एनडीए को छोड़ दिया था, गुजरात दंगों का हवाला देकर के।
लेकिन 2009 में वो चुनाव इसलिए हारते हैं क्योंकि वो लालू यादव के साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे, यानी कि उनके अलायंस में चुनाव लड़े थे, कांग्रेस के साथ नहीं लड़े थे रामविलास पासवान। 2004 का चुनाव कांग्रेस के साथ लड़े थे, इसलिए वहां पे रविदास कम्युनिटी ने, मुस्लिम ने, सब लोगों ने मिलकर के वोट दे दिया था इनको, पासवान ने भी वोट इनको दे दिया था। लेकिन 9 का चुनाव चूंकि लालू यादव के साथ अलायंस करके रामविलास पासवान लड़ रहे थे चुनाव, तो उसके कारण पासवान ने भी इनको वोट नहीं किया। इनका जो कोर वोटर हुआ करते थे राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, वो उन्होंने इनको वोट नहीं किया। यादव इनको वोट बहुत कम कर पाया क्योंकि इनका सही से बनता नहीं था, इस कारण से वो जीत गए वहां पे। और दूसरी तरफ 2009 में नीतीश की लहर थी, एनडीए की लहर थी बिहार के अंदर, तो कुर्मी कुशवाहा उनको वोट नहीं किया। उसके ऊपर से भूमिहार राजपूत जो थे, ब्राह्मण थे, वो नीतीश कुमार की तरफ जा चुके थे उस समय, उस दौर में कम से कम। तो इस तरह से वहां पे वो हार होती है। लेकिन उसके बाद फिर से एनडीए में आ जाते हैं रामविलास पासवान। जैसे ही एनडीए में आते हैं वैसे ही फिर से इनको राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण का वोटर इनको मिल जाता है। पासवान पहले से ही इनके पास था, तो इसलिए जीतते चले जाते हैं। इस गणित को आप याद रखिएगा क्योंकि इस गणित के आधार पे ही हम आपको बताएंगे कि कैसे रामविलास पासवान को हाजीपुर में, या रामविलास पासवान के फैमिली को, चिराग पासवान को हाजीपुर में हराया जा सकता है अगर कुछ कॉम्बिनेशन साथ आए तो। अब ये हो गया लोकसभा हाजीपुर का स्तर पे। अब इसको अंदर, अब हम बार बार कह रहे हैं कि राजपूत यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं रामविलास पासवान को, भूमिहार सपोर्ट कर रहे हैं, ब्राह्मण सपोर्ट कर रहे हैं, कुर्मी कुशवाहा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आखिर कौन लोग थे लोकल लेवल पे, यादव लीडर या कुर्मी कुशवाहा लीडर या राजपूत लीडर या भूमिहार लीडर, जिसके दम पे ये चुनाव लड़ा जाता था दोनों तरफ से? तो उसके लिए हम एक एक विधानसभा का आपको कास्ट रिलेशन बताएंगे और उसके साथ साथ वहां के लोकल लीडर के बारे में बताएंगे। तो वो अब शुरू करते हैं। अब आते हैं विधानसभा के ऊपर। लेकिन विधानसभा के ऊपर आने से पहले एक और परिसीमन होता है 2008 में। उस परिसीमन में कैसे विधानसभा चेंज होता है इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। 2008 का जो परिसीमन होता है उसमें 2 सीट का चेंज होता है। चेंज ये होता है कि जो लालगंज विधानसभा क्षेत्र आज हाजीपुर में है वो हाजीपुर में नहीं हुआ करता था। हाजीपुर लालगंज को लाया गया हाजीपुर में, और लालगंज भूमिहारों और राजपूतों का गढ़ हुआ करता था। वहां पे कुर्मी थोड़े मोड़े वोटर थे, लेकिन हाजीपुर पूरी तरह से राजपूत का गढ़ हुआ करता था। तो राजपूत जैसे ही एक और ऐड हुआ, और उसके बदले में पातेपुर को, जो जहां पे यादव वोटर बहुत ज्यादा हुआ करते थे, उसको बाहर कर दिया गया, वैशाली में उसको दे दिया गया। तो यादव को बाहर किया गया और एक जो राजपूत वोटर ज्यादा जहां पे थे उसको इन किया गया। इसके साथ साथ जो एक विधानसभा क्षेत्र था जमदहा, उसको खत्म कर दिया गया और वहां पे कुर्मी का डोमिनेशन था, उसको भी तोड़ मरोड़ किया गया, उसका कुछ क्षेत्र को। लेकिन विधानसभा स्तर पे इसका फर्क पड़ा। तो इससे हुआ ये कि रामविलास पासवान यहाँ पे और ज्यादा स्ट्रांग हुए क्योंकि यहाँ पे राजपूत और ज्यादा वोटर यहाँ पे बढ़े थे। तो अब यहीं से शुरू करते हैं विधानसभा क्षेत्र का एक एक अध्ययन। आज हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में टोटल कितने हैं? 6 विधानसभा है। हाजीपुर, लालगंज, महुआ, मनहार, राघोपुर और राजापाकर। राजापाकर एससी के लिए रिजर्व है और बाकी के बाकी सारे जो है 5 वो सामान्य जाति के लिए है, कोई भी रिजर्व इसके अलावा नहीं है। इसमें से हाजीपुर, राघोपुर, मनहार लोक विधानसभा हमेशा से हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा होता था। बाकी जो है वो टूटते बिखरते रहे हैं, जैसे राजापाकर 2008 में इसका वजूद में आया है, तो बाकी इधर उधर होते रहे हैं। लेकिन ये 3 विधानसभा क्षेत्र हमेशा से इसका हिस्सा रहे हैं, कभी बाहर कभी अंदर नहीं गए हैं। तो शुरू करते हैं महुआ विधानसभा क्षेत्र से। महुआ इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि महुआ वो विधानसभा क्षेत्र है जो 1962 का जब चुनाव हुआ था तो इसके नाम से एक लोकसभा क्षेत्र था और ये दलित बहुल था। तो जब ये विधानसभा क्षेत्र बना तब भी ये दलित बहुल रहा। महुआ दलित जो विधानसभा क्षेत्र है वो 2005 तक दलितों के लिए आरक्षित भी था। इस विधानसभा क्षेत्र में यादवों की सबसे ज्यादा आबादी थी, लेकिन सुरक्षित होने के कारण स्वर्ण जातियों ने पासवान समाज के उम्मीदवार का समर्थन किया था और यादवों ने रविदास समाज का समर्थन किया था। और यही कॉम्बिनेशन आपको लोकसभा क्षेत्र में पड़ेगा हाजीपुर में। लेकिन 2010 में सामान्य सीट हो जाने के बाद यहाँ लगातार सिर्फ और सिर्फ यादव जाति के लोग यहाँ पे चुनाव जीत रहे हैं। और उसमें से जो चुनाव जीते हैं वो इसलिए जीते हैं क्योंकि यहाँ पे महुआ में लगभग 55 से 60 हजार वोटर जो है वो
यादव जाति के हैं। उसके बाद फिर लगभग 40 से 45 हजार वोटर यहाँ पे मुस्लिम हैं। उसके बाद फिर यानी कि इन दोनों को मिला देंगे अगर आप तो बहुत बड़ा इनका वोट, लगभग 1 लाख का वोट बन जाता है इनका। और यही कारण है कि इस सीट पे सामान्य होने के बाद यहाँ सिर्फ और सिर्फ यादव चुनाव जीत रहे हैं, और यादव में भी आरजेडी यहाँ से चुनाव जीत रही है। इसके अलावा इनको सपोर्ट करने के लिए रविदास यहाँ पे लगभग 20 से 25 हजार है, जो आरजेडी को ही वोट करते हैं, कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोटर थे। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें, जो दूसरा खेमा है उसमें लगभग पासवान जाति के 30 से 35 हजार वोटर हैं, और उसके साथ कोयरी कुशवाहा को अगर आप जोड़ दें तो वो भी लगभग 20 से 25 हजार है। और कुर्मी, राजपूत, भूमियार सबको अगर आप मिला दीजिएगा तो मुश्किल से 20 हजार ये सब मिला करके होता है वोट। और यही कारण है कि यहाँ पे यादवों का डोमिनेशन रहा है। यहाँ पे मुस्लिम और रविदास और यादव, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो पासवान, भूमिहार, राजपूत और कुर्मी कुशवाहा के कॉम्बिनेशन पे भारी पड़ा है। इनमें इस कॉम्बिनेशन में रविदास भी है। तो ये है आपका महुआ विधानसभा का क्षेत्र। अब आते हैं राघोपुर के ऊपर, क्योंकि राघोपुर भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे हमेशा से यादवों का डोमिनेशन रहा है। राघोपुर लोकसभा क्षेत्र में यादव का इसको अभेद किला माना जाता है। लालू यादव परिवार का भी अभेद किला यह माना जाता है। आजकल तेजस्वी जी यहाँ से विधायक हैं, और ये इसके पहले यहाँ पे राबड़ी देवी 3 बार रह चुकी है। यहाँ पे लालू यादव भी चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार रहे थे, इनको छोड़ा गया था। 1995 में 3 बार विधायक यहाँ रह चुके थे। उदय नारायण राय, वो भी यादव थे, जिनको भोला बाबू भी कहते थे, वो विधानसभा क्षेत्र को छोड़ दिए थे लालू यादव जी के लिए। और उसके बाद फिर लालू यादव यहाँ पे 2 बार चुनाव जीते थे। और उसके बाद फिर राबड़ी सरकार में ये जो भोला बाबू थे, राबड़ी और देवी, इनके सरकार में, दोनों सरकार में मंत्री भी बनाया गया था इनको। हालांकि अभी रिसेंटली 2022 में इनको जब एमएलसी नहीं बनाया गया तो इन्होंने आरजेडी को छोड़ करके ये चले गए हैं जेडीयू के अंदर। हालांकि कुछ ही दिनों के बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन सवाल यहाँ पे सिर्फ ये है कि क्या राघोपुर लोक विधानसभा क्षेत्र यादवों के लिए, लालू परिवार के लिए अजेय है? क्या वो किला कभी टूट नहीं सकता है? टूट सकता है, और टूटा भी है। उदाहरण के लिए 2010 में यहाँ पे लालू परिवार हार गए थे, और हराने वाले भी थे जो, वो भी यादव ही थे। तो यहाँ पे लालू परिवार तो हारे थे, लेकिन यादव परिवार नहीं हारा था, क्योंकि यहाँ पे जो वोटिंग कॉम्बिनेशन है, जो वोटरों का कॉम्बिनेशन है, वो ऐसा है कि कभी यादव नहीं हार सकते हैं, चाहे लालू परिवार हार जाए। क्योंकि राबड़ी देवी को हराने वाले जो शख्स थे, उनका भी नाम था सतीश कुमार यादव जी, जो उनको इस सीट से हराए थे। इस सीट पर लालू का एक तरफा दबदबा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लगभग 1,30,000 वोटर यादव कम्युनिटी के आते हैं। उसके ऊपर से यहाँ पे मुस्लिम जो है यहाँ पे 9 के बराबर है, मुस्लिम है नहीं। तो यादव को सपोर्ट करने वाली, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांगली यादव को और लालू यादव को सपोर्ट करने वाली कम्युनिटी वोटर होते हैं, वो मुस्लिम होते हैं। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम नहीं है। यहाँ पे मुश्किल से 10,000 वोटर मुस्लिम के हैं, और परसेंटेज में जाइएगा तो मुश्किल से 3%, 3-3.25% यहाँ पे मुस्लिम वोटर हैं। यादव को यहाँ साथ देते हैं रविदास कम्युनिटी के लोग, जिनके लगभग 30,000 वोटर हैं। अब 1,30,000 ये और 30,000 1,60,000 वोटर हो जाते हैं। यही काफी हो जाते हैं इनके लिए, क्योंकि दूसरी तरफ जो इनके अपोजिट में होते हैं, वहां पे पासवान के मात्र 30,000 वोटर हैं। राजपूत यहाँ पे लगभग 50,000 है, और ब्राह्मण, भूमिहार सभी को मिला देंगे तो वो सबको मिलाने के बाद भी 20,000 वोटर नहीं आते हैं। यानी कि 50 और 20 70 और 30 1 लाख, और वहां यादव 1,30,000 अकेले हैं। तो ये बहुत आसान सा कैलकुलेशन है कि यहाँ पे क्यों लालू यादव की फैमिली या यादव ही यहाँ से चुनाव जीतती है, ये समझना बहुत आसान है। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र। ये विधानसभा क्षेत्र हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, और यहाँ पे यादवों का राज तो है, लेकिन आरजेडी का राज यहाँ पे नहीं है। हाजीपुर में अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 दशक से आरजेडी की लगातार हार हो रही है, 2000 के बाद से, लेकिन यादव की हार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नित्यानंद राय, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं मोदी सरकार में, वो लगातार जीत रहे हैं, और वो बीजेपी से यहाँ पे 3 बार लगातार चुनाव जीते। उसके बाद फिर लगातार फिर वो सांसद भी बन रहे हैं। यानी कि लगभग 2.5 दशक से भाजपा का इस सीट पर एक तरफा राज है, यादवों की संख्या बहुल होने के बावजूद। 1995 में नित्यानंद राय जी अपनी राजनीति शुरू करते हैं, लड़ते हैं, लेकिन वो हारते हैं। 90 में भी वो हारते हैं, लेकिन 2000 में नित्यानंद राय जी की
जीत होती है। हालांकि नित्यानंद राय जी भी जिसको हराते हैं वो भी यादव ही होते हैं, यानी कि अपोजिशन में और सपोर्ट में, अपोजिशन में यानी कि जो विनिंग कैंडिडेट है और जो रनर अप है, जो उप विजेता विजेता, दोनों ही यादव यहाँ पे भी मिलेंगे, जैसे कि आपको राघोपुर में मिलते हैं। तो यहाँ पे नित्यानंद राय जी की जीत होती है 2000 में सबसे पहली बार, उसके बाद फिर 2005 में भी दोनों चुनाव जीतते हैं, फिर 2010 में भी जीतते हैं। उसके बाद फिर इन्हें 2014 में लोकसभा का क्षेत्र मिलता है, उज्जियारपुर चले जाते हैं और वहां पे फिर उज्जियारपुर से जीतने के बाद उनको केंद्रीय मंत्री बनाया जाता है, मोदी के मंत्रिमंडल में उनको जगह दिया जाता है। उसके बाद फिर अगर आप थोड़ा सा नित्यानंद राय जी के बारे में जाने कि वो यादव होने के बावजूद आरजेडी में न जाकर के वो क्यों बीजेपी में गए और बीजेपी इतना स्ट्रांग पोजीशन पे क्यों, हालांकि पिछले चुनाव में कहते हैं कि 2020 के चुनाव में उनको यादव का चेहरा बिहार में बनाने का प्रयास किया गया था। तो वो इसलिए किया गया था क्योंकि शुरू से ही नित्यानंद राय जी एबीवीपी में लोकल वहाँ पे जो है मुजफ्फरपुर वगैरह जहाँ पे उन्होंने पढ़ाई किया, वहाँ पे वो लोकली एबीवीपी में थे, जिस कॉलेज में थे वहाँ पे यूनियन के, स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी बने थे। उसके बाद फिर वो युवा जो विंग होता है बीजेपी का, एबीवीपी का, उसका भी वो सदस्य बने, अच्छे पोस्ट पे रहे। उसके बाद फिर उन्होंने 91 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। उसके बाद फिर वो लगातार चुनाव लड़े और फिर वो 1995 के बाद से लगातार बीजेपी के कैंडिडेट बने रहे। अब जब 2014 में ये केंद्रीय मंत्री बन गए तो उसके बाद फिर इन्होंने अपने ही किसी व्यक्ति को जो कुर्मी जाति से है उनको इन्होंने, अवधेश सिंह है उनका नाम, उनको इन्होंने सांसद वहां से विधायक बनाया और अभी तक वो वही लगातार 3 बार से जीत रहे हैं। लेकिन बीजेपी के ये चहेते इसलिए हैं क्योंकि ये हमेशा ऐसे बयान देते रहते हैं जिसके कारण बीजेपी इन्हें पसंद करती है। उदाहरण के लिए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान इन्होंने बयान दिया था कि अगर बिहार में आरजेडी जीतती है तो कश्मीर के आतंकवादी बिहार में आके शरण ले लेंगे। ऐसे बयान इनके और भी मिल जाएंगे आपको। जैसे कि 2017 में इन्होंने बयान दिया था कि अगर किसी ने मोदी के खिलाफ उंगली भी उठाया तो उसकी उंगली को वो काट देंगे, यानी कि मचोड़ देंगे। बाद में हालांकि इसके लिए इन्होंने माफी भी मांगी थी। और एक और बयान इनका है 2017 में ही, अगस्त में ही इन्होंने बोला था कि सभी मस्जिद और सभी चर्च के अंदर कोई भी पूजा नहीं होनी चाहिए, वहां पे सिर्फ भारत माता की जय के जयकारे होने चाहिए, नारे लगने चाहिए। हालांकि ऐसे बयान देने के बाद ये फिर माफी भी मांग लेते हैं इनका। हालांकि कई बार इनका इस बयान को तो इनकार भी कर दिया कि मैंने ऐसा बोला ही नहीं है। अब जब ये संसद चले गए तो उन्होंने, अब जो जैसा मैंने बताया था कि अवधेश सिंह बेहद करीबी थे इनके, उनको भाजपा से टिकट दिलवा दिया। और उस टिकट दिलवाने से क्या हुआ, कुर्मी वोट, यादव वोट इनके पास पहले ही थे, बीजेपी का वोट इनके पास पहले ही से था। अवधेश सिंह को देने से क्या हुआ कि कुर्मी का वोट भी इनके साथ आ गया। तो इसलिए अब इनका कैंडिडेट हार नहीं रहा है। लगातार 3 बार से वो जीते, फिर लगातार 3-4 बार वो जीते, 3 बार से लगातार फिर इनके कैंडिडेट जीत रहे हैं। और अगर आप ये मानते हैं कि जो भी अवधेश सिंह वहां पे अभी विधायक हैं वो इनके पिछलग्गू हैं या इनके इशारों पे काम करते हैं, तो आपको ये मानना होगा कि वहां पे अभी विधायक वही है, क्योंकि उनके बिना वहां पत्ता नहीं हिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाजीपुर में यादव या कुर्मी का दबदबा हमेशा से रहा था। हाजीपुर विधानसभा की बात कर रहा हूं, ये वही हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र है जहां से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दीप नारायण सिंह भी यहां से चुनाव लड़े थे और जीते हैं लगातार 3-3 बार। भूमिहार के प्रसिद्ध नेता मोतीलाल सिंह कानन भी यहीं से 1969 में विधायक बने थे। और उसके बाद फिर ये लगातार यादव उम्मीदवार जो जगन्नाथ प्रताप राय थे उनसे वो हारते रहे, लेकिन लड़ते भी रहे थे। बीच में दीप नारायण सिंह आ गए जो मुख्यमंत्री थे, वो फिर उन्हें हराने लगे। 1977 में जेपी लहर आया, उसके बावजूद जेपी लहर के बावजूद चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद कर्पूरी ठाकुर जी के ये इतने करीबी थे कि कानन जी इतने करीबी थे कि इनको एमएलसी बना करके 79 में कर्पूरी ठाकुर जी ने इनको मंत्री तक बनाया था बिहार सरकार में। इसके बाद फिर ये 1985 में ये दोबारा आते हैं हाजीपुर और ये चुनाव जीतते हैं। हालांकि इसके बीच में ये वैशाली विधानसभा भी चले जाते हैं, वहां से लगातार जीत रहे होते हैं। वहां से फिर उनके बेटे संतोष कानन जो है वो भी राजनीति में सक्रिय थे, युवा जेडीयू के प्रदेश पदाधिकारी भी थे। और इनके बेटे जो एक दूसरे हैं अतुल, वो भी समाजवादी पार्टी से के नेता थे। और 8 जून 2023 को उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी और इस हत्या में नाम आया था नित्यानंद राय जी का। हालांकि बाद में वो केस रफा दफा हो गया था। 1990 का दशक आते आते, लालू जी का दशक आते आते यहाँ पे यादव
बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे। लेकिन इस यादव के स्ट्रांग होने का फायदा लालू को यानी कि आरजेडी को नहीं होकर के बीजेपी को हो गया, और वो बीजेपी का झंडा यहाँ पे गड़ने में नित्यानंद राय जी का सबसे बड़ा योगदान है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर क्या वोटिंग कॉम्बिनेशन है इस विधानसभा क्षेत्र का जिसके कारण यहाँ पे यादवों का दबदबा बना हुआ है हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा लगभग 60,000 वोटर यादव जाति के हैं, जिसमें से नित्यानंद राय यादव होने के कारण उनको वोट मिल जाता है, और नित्यानंद राय को लगभग 50,000 जो राजपूत वोट है वो भी नित्यानंद राय को वोट देते हैं ज्यादातर, क्योंकि नित्यानंद राय जी भाजपा से लड़ रहे हैं और भाजपा का कट्टर समर्थक राजपूत है, तो भाजपा से भी वोट मिल जाता है, यादव से भी वोट मिल जाता है। कुर्मी कुशवाहा भी नित्यानंद राय जी को ही वोट दे देते हैं क्योंकि एनडीए के साथ है वो, और जेडीयू के साथ है। उसके ऊपर से अब तो भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो अवधेश सिंह खुद कुर्मी है, तो अब उनको कुर्मी का भी वोट बड़ी आसानी से मिल जाता है। बाकी भूमिहार और ब्राह्मण लगभग 20-25 हजार हैं, तो जो भाजपा के वो भी कट्टर समर्थक हैं। उसके ऊपर से जो बनिया है भाजपा को वोट करते हैं वो भी यहाँ पे लगभग हैं, लगभग 10,000 के आसपास, वो भी इनको वोट दे देते हैं। पासवान भी यहाँ पे ज्यादा नहीं है, कम ही है, 10,000 हैं, तो वो लोग भी इन्हें वोट करते हैं। तो इस कारण से हाजीपुर में एलजेपी कभी चुनाव तो नहीं लड़ी क्योंकि उनका 10,000 ही वोटर है, लेकिन एनडीए हमेशा चुनाव लड़ी, बीजेपी हमेशा चुनाव लड़ी, और बीजेपी की हमेशा यहाँ पे जीत हुई है नित्यानंद राय जी के कारण। दूसरी तरफ जो आरजेडी का जो यादव वाला कॉम्बिनेशन है वहां पे आरजेडी को वोट देता है, लेकिन उसके साथ मुस्लिम का 60,000 है यादव, लेकिन मुस्लिम का उसमें से बढ़ जाता है क्योंकि नित्यानंद राय जी यादव है, तो उनको भी वोट उसमें से मिलता है। उसके अलावा मुस्लिम वहां पे वोटर मुश्किल से 25,000 है, वो वोटर आरजेडी को जाता है। तो ये इसके अलावा रविदास जो कांग्रेस और ट्रेडिशनली कांग्रेस और आरजेडी के सपोर्टर हैं, अलायंस अगर हो जाता है तो ये जो रविदास है ज्यादातर इन्हीं को वोट देते हैं। लेकिन अगर इनको मिला भी दीजिएगा इन तीनों को तो उसके बाद भी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि दूसरी तरफ बहुत सारे हैं, यादव का भी वोट उनको मिल जाता है, कुर्मी कुशवाहा का भी वोट मिल जाता है, पासवान का भी वोट मिल जाता है, भूमियार का वोट मिल जाता है, ब्राह्मण का वोट मिल जाता है, बनिया का वोट मिल जाता है, और राजपूत तो देते ही देते हैं, और यादव का वोट काट लेते हैं यादव होने के कारण नित्यानंद राय जी। इसलिए इनका एक तरफा राज वहां पे बना हुआ है आज तक। अब हाजीपुर के अलावा एक और विधानसभा क्षेत्र है हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में, जहां पे यादवों का पहले कभी एक तरफा राज हुआ करता था, लेकिन रामविलास पासवान की बदलती जो राजनीति है उसके कारण आजकल यहाँ पे यादवों का राज खत्म हो गया है या कमजोर हो गए हैं। और ये क्षेत्र है जिसका नाम है मनहार, और यहाँ पे आजकल रामा सिंह, मतलब कि जो रामा किशोर सिंह कहते हैं, बाहुबली नेता है, उनका राज है यहाँ पे। 1977 तक ये जो मनहार विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पे मुनीश्वर प्रसाद सिंह और ब्रज किशोर के बीच में टक्कर हुआ करता था, यादव और राजपूत के बीच में, और यही दोनों यहाँ से विधायक बनते थे। मुनीश्वर सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे, जहांदार क्षेत्र के स्थानीय थे, ये 4 बार यहाँ से विधायक भी बने थे, बिहार सरकार में मंत्री भी बने थे अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। 1937 में ये जेल में भी रहे हैं, लखनऊ जेल में। काला पानी की भी इनको सजा मिली थी, बाद में उसको उम्र कैद में सजा बदल गई थी, मतलब बड़ा नाम थे। और आजादी के बाद ये राजनीति में आए नहीं थे, ये गृहस्थ जीवन जी रहे थे। लेकिन 1957 में जब सोशलिस्ट पार्टी जेपी का सोशलिस्ट पार्टी बना तो उसमें फिर ये आए और चुनाव लड़े और फिर वो जीतते हैं। और उसके बाद फिर 1962 में वो विधायक बनते हैं मनहार से। 1970, 1980 और 1985 तीनों विधानसभा चुनाव में, तीनों लोकसभा चुनाव में इनको लड़ने के लिए बोला जाता है, लेकिन ये राजनीति से ज्यादा राफ्ता रखते नहीं थे, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़े। दूसरी तरफ जो ब्रज किशोर थे, जो कांग्रेस के नेता थे, वो और मुनीश्वर प्रसाद जेपी के साथ थे, तो उन्हीं दोनों के बीच में ये झगड़े चलते रहे थे। इसके बाद फिर जब इन दोनों का दौर जब खत्म हुआ तो उसके बाद फिर दौर आया लाल राय जी का, मुंशी लाल राय जी का, जो 1980 से लेकर के 1995 तक, ये यादव थे, 1995 तक लगातार यहां से विधायक चुनते रहे, और ये यादव लगातार इनका दबदबा जारी रहा। मुंशी राय जी के बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि 1998 में जब लालू प्रसाद यादव जी जेल से बाहर आए थे, बेल के ऊपर पटना आए थे, तो पटना में मच्छी भात का पार्टी का आयोजन किया गया था। तो पहले तो लालू यादव जी का अपना तालाब होता था, तो तालाब से मछली निकाला गया, लेकिन मछली कम पड़ गया,
तो संजय गांधी पार्क आज भी पटना में है, वहां से पे जो तालाब था मछली का, वहां से सारा मछली निकाल लिया गया था। और वो जो मछली निकालने का अभियान किया गया था वो इसी मुंशी लाल जी के अगुवाई में किया गया था। उस समय वहां पे वो मंत्री थे और लालू सरकार के मंत्री थे, इसलिए इन्होंने ये काम किया था। ये इंटरेस्टिंग एक कहानी उनके बारे में है। इन्हें मनहार अनुमंडल और देसरी अनुमंडल प्रखंड का जन्मदाता भी माना जाता है उस क्षेत्र में, इसलिए इनकी इज्जत अच्छी खासी है। मुंशीलाल राय जी ने फिर इसके बाद फिर मुंशीलाल राय जी का जो वहां पे जो जीत रहे थे लगातार, उनका गद्दी यहां से चेंज होता है। देखिए अभी तक यादवों का दबदबा था, मुंशीलाल राय जी, उसके पास ब्रज किशोर जी थे, सभी यादव थे। इसके बाद फिर यहां से शिफ्ट होता है। शिफ्ट ऐसे होता है कि यहाँ पे 2000 में रामा किशोर सिंह जो कि बाहुबली थे, राजपूत थे, उनका दौर यहाँ पे शुरू होता है। और उसके बाद फिर जब रामा सिंह का जब दौर खत्म होगा तो अच्युतानंद सिंह यहाँ पे आएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे उमेश कुशवाहा भी आएंगे जो अभी जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। यादव समाज में मुंशीलाल को टक्कर देने आए थे रामा किशोर जी, वो जेडीयू के टिकट पे 2000 में चुनाव लड़े थे और वो जीते भी थे। रामा किशोर सिंह जी के अपना क्षेत्र में एक रसूख था, बाहुबली थे। 2000 में के बाद ये सीट राजपूत, कुर्मी, कुशवाहा और पासवान, ये इनका गठजोड़ हुआ। और ये गठजोड़ इसलिए हुआ क्योंकि याद कीजिए 2000 में एलजेपी अलग हो गई थी जनता पार्टी से, और एलजेपी जब अलग हुई तो एलजेपी के अलग होने के कारण यादव और पासवान के बीच में जो रिश्ता था वो रिश्ता खत्म हुआ। इसके पहले भी पासवान, रामविलास पासवान अलग हो चुके थे, जनता पार्टी में थे। लालू यादव जनता पार्टी से अलग होकर के अपनी सरकार बना ली थी, राष्ट्रीय जनता दल। तो रामविलास पासवान वहां से अलग हुए और यहीं से रामविलास पासवान की राजनीति बदलती है। जो रामविलास पासवान यादवों, मुस्लिम और जो आपके वोटर थे, पासवान वोटर, उसके ऊपर चुनाव जीतते थे, वो यहाँ से शिफ्ट करेंगे और यादव वहां से कटेंगे और इनके साथ उस यादव को रिप्लेस, मुस्लिम को रिप्लेस करने के लिए इनके साथ वोटर आएंगे भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत। और यही शिफ्ट दिखाता है। इसी शिफ्ट के कारण, रामविलास पासवान जी के पॉलिटिक्स के इस शिफ्ट के कारण इस मनहार विधानसभा क्षेत्र में जो यादव का डोमिनेशन होता था वो खत्म होकर के यहाँ पे राजपूत का डोमिनेशन आएगा, क्योंकि रामविलास पासवान इनके साथ हो जाते हैं और राजपूत वोटर के साथ साथ पासवान और उसके साथ साथ जो कुर्मी कुशवाहा है, ये सब मिल करके वहां पे यादवों के खिलाफ लड़ते हैं और उसको हराते हैं। यही कारण है कि साल 2000 से लेकर के आज 2020 तक इतने सारे चुनाव हुए हैं, लगभग 6 चुनाव हो चुके हैं विधानसभा के, और इन 6 में से एक भी चुनाव में कोई भी यादव उम्मीदवार यहां से चुनाव नहीं जीता है। आरजेडी यहां से कभी चुनाव नहीं जीत पाया है आज तक। इस बीच में 2008 में यहाँ पे परिसीमन होता है और उस परिसीमन में यहाँ पे जो जंदाहा सीट हुआ करती थी, विधानसभा क्षेत्र हुआ करती थी, उस जंदाहा विधानसभा क्षेत्र को खत्म कर दिया गया और उस जंदाहा विधानसभा क्षेत्र के जो जंदाहा क्षेत्र, जंदाहा ब्लॉक था, उस ब्लॉक को मिला दिया गया एक मनहार विधानसभा क्षेत्र है उसमें, जहां पे कि यादव डोमिनेशन कम हो गया था। इसके बाद जहां पे अब लगातार राजपूत ही जीतेंगे और एक फिर ऐसी सीट बना जाएगा राजा पाकर, उसके बारे में अभी आपको हम बताएंगे। लेकिन जंदाहा में जो नेता थे वहां पे, जब वो सीट था तो वहां पे अच्युतानंद सिंह थे वहां पे, तो उनका राजनीति वहां पे खत्म हो रहा था क्योंकि वो विधानसभा क्षेत्र ही खत्म हो गया, तो उनकी राजनीति भी शिफ्ट हो गई मनहार की तरफ। तो इसलिए ये भी राजपूत लीडर थे, पहले से ही रमा सिंह यहाँ पे राजपूत लीडर हुआ करते थे। तो यहाँ पे अब सारा राजपूत डोमिनेशन बढ़ गया और अच्युतानंद पढ़े लिखे हुए भी थे, पीएचडी किए हुए थे, छात्र नेता रह चुके थे। लंगट सिंह कॉलेज में, ये बीजेपी के नेता थे, तो लंगट सिंह कॉलेज में एबीवीपी के रह भी चुके थे, एबीवीपी के नेता थे। 1990 में निर्दलीय चुनाव हारे थे, 95 में फिर भाजपा से हारे थे, 2000 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे, वो फिर हार गए थे, फिर 2005 में चुनाव लड़े आरजेडी के साथ से, और उमेश सिंह कुशवाहा को एलजेपी से लड़ते हुए उन्होंने पहली बार 2005 में हराया था। लेकिन उसके बाद फिर 2008 में परिसीमन हो गया, तो परिसीमन होने के कारण इनको फिर से शिफ्ट करना पड़ा मनहार विधानसभा क्षेत्र में, और वहां पे वो एलजेपी से लड़ रहे रामा किशोर सिंह को हरा दिया था। दोनों राजपूत थे और 2009 में अच्युतानंद सिंह भाजपा में चले गए जब उन्हें एलजेपी ने लोकसभा का क्षेत्र का टिकट नहीं दिया था। लेकिन 2015 में उमेश सिंह कुशवाहा ने इन्हें
फिर से हरा दिया। राजनाथ सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं, लेकिन एक बार इन्होंने राजनाथ सिंह के खिलाफ भी बयान दे दिया था, जिसके बाद इनको बहुत उल्टा पुल्टा बोला गया था बीजेपी की तरफ से। इसके बाद भाजपा में इनका बहुत विरोध हुआ था। अभी ये फिर से वापस लोजपा, जो चिराग पासवान की पार्टी है, उसमें ये शामिल है। 2020 में चुनाव के दौरान इन्होंने बोल दिया था एक बार कि हम तो पार्टी के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं और हमारी हालत तो मतलब ऐसी हो गई है कि हमें जालिम नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव जैसे लोगों की हिमायत करनी पड़ रही है। यानी कि भाजपा के अंदर रहते हुए, लोजपा के अंदर रहते हुए, एनडीए के अंदर रहते हुए ये नित्यानंद राय जी को उल्टा पुल्टा बोल रहे थे। ये भाजपा की कम और राजपूत की राजनीति ज्यादा करते हैं, इसलिए ये भाजपा को ज्यादा तेल नहीं लगाते हैं, ज्यादा मक्खन नहीं लगाते हैं। और बाहुबली जैसे बिल्कुल ऐसी ही राजनीति बाहुबली जो रामा सिंह है उनका भी है। वो भी कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, लेकिन वो किसी एक पार्टी के प्रति लॉयल नहीं रहते हैं, अपने दम पे राजनीति करते हैं। और ऐसे ही मुन्ना शुक्ला जो भूमिहार लीडर है यहाँ के, उनका भी यही हाल है, कभी निर्दलीय लड़ जाएंगे, कभी किसी पार्टी से कभी किसी पार्टी से। लेकिन ये अपना, इनका जाति के कारण, इनका अपना बाहुबल होने के कारण, अपना सुख होने के कारण ये अपने चुनाव लड़ते हैं। जो भी होता है इनको टिकट देता है तो लड़ते, नहीं तो निर्दलीय लड़ जाते हैं। लालू और यादव के विरोध की राजनीति करने वाले रामा सिंह शुरू से ही ये राजनीति कर रहे थे 2020 में। आश्चर्य है, क्योंकि इनका कोई है ही नहीं, कोई आइडियोलॉजिकल रीजन होता ही नहीं ऐसे बाहुबलियों का। तो जो रामा सिंह लालू और यादव की राजनीति का विरोध किए थे, अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में जो यहाँ पे चला था, उसका राजनीति से जन्म जिनका हुआ था 2020 में, ये आरजेडी में ही चले गए थे। हालांकि आरजेडी में जब गए तो फिर ये बाहर भी हो गए थे, और फिर उनके बाद उन्होंने 2020 में अपनी पत्नी को यहाँ से चुनाव मनहार से लड़ाया। और अभी यहाँ पे मनहार में इनकी पत्नी ही यहाँ पे बीना सिंह उनका नाम है, वो यहाँ पे अभी विधायक हैं। और इस तरह से पहली बार आरजेडी का मनहार सीट पे खाता खुला है, लेकिन मनहार सीट पे यादव का खाता नहीं खुला है। आरजेडी का खाता खुला है तो वो किसके सहारे? एक राजपूत दबंग लीडर के सहारे खुला है। हालांकि जब रामा सिंह इसमें आरजेडी में आए थे तो उनके आने का विरोध किया था किसी और ने नहीं, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष रघुवंश बाबू ने किया था। और उस समय वो दिल्ली में थे, एम्स में थे, और वहीं से उन्होंने इसका विरोध करते हुए पार्टी के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद फिर उनको लालू यादव जी ने खुद मनाया, रमा सिंह को किसी तरह से पार्टी से बाहर किया गया। लेकिन तेजस्वी जी का था कि रमा सिंह जी को लाना है, तो एक बीच का रास्ता अपनाया गया कि रमा सिंह जी बाहर ही रहे और उनकी पत्नी को ले आया गया, और 2020 में उनको चुनाव लड़ा दिया गया और वो जीत भी गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि रघुवंश बाबू ऐसा क्या था कि रमा सिंह को बिल्कुल आरजेडी में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे? वो क्यों ऐसा उनका विरोध कर रहे थे रमा सिंह का? हालांकि पब्लिकली में तो आकर, पब्लिक में आकर उन्होंने यही कहा था कि ये गुंडा है, बदमाश है, बाहुबली है, ऐसे लोगों को आरजेडी में जगह नहीं होनी चाहिए, राजनीति में जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन असल कारण कुछ और था। कारण ये था कि रघुवंश बाबू जहां से चुनाव जीत रहे थे पिछले 5 बारों से लोकसभा चुनाव में, तो लोकसभा चुनाव में एलजेपी के टिकट पर रमा सिंह जीत गए थे और हराया था रघुवंश बाबू को। तो रघुवंश बाबू को अपनी राजनीति खतरे में दिखी जब रमा सिंह आरजेडी में आ गए, जिस आरजेडी में वो प्रदेश अध्यक्ष थे, इसलिए उन्होंने उसका विरोध किया था। तो ये जो जैसे ही रमा सिंह वापस आते हैं आरजेडी के अंदर, तो यहाँ पे फिर से आरजेडी स्ट्रांग होती है। और आरजेडी स्ट्रांग होने के कारण जो साल 2000 से लगातार राजपूतों का राज चल रहा था, वहां पे राजपूत टूटते हैं और उसके बाद फिर राजपूत और यादव के बीच में टक्कर फिर से शुरू होती है। अब यहाँ पे राजपूत टक्कर, मैंने आपको बताया 2000 से पहले हमेशा यादव जीतते थे। 2000 से लेकर 2015 के बीच में राजपूतों का डोमिनेशन रहा, वहां पे आरजेडी बिल्कुल नहीं जीत पाई। 20 में जीती, लेकिन आरजेडी जीती, लेकिन राजपूत कैंडिडेट ही। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे जो इस विधानसभा क्षेत्र का जो कास्ट कॉम्बिनेशन है वो उसके लिए जिम्मेदार है। अब अगर आप उसका कास्ट कॉम्बिनेशन देखेंगे तो इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 50 से 55 हजार राजपूत के वोटर हैं, और इतने ही लगभग 50 से 55 हजार के आसपास आपको पासवान वोटर भी मिल जाएंगे। यानी कि अगर राजपूत और पासवान मिल गए तब तो एक तरफा हो गया, जैसा कि हुआ था 2000 के बाद जब एलजेपी अलग हो गई थी, रामविलास पासवान लालू यादव को छोड़ के निकल गए थे, उसके बाद एक तरफा हो गया था यहाँ पे। लेकिन जैसे ही यहाँ का सबसे बड़ा राजपूत लीडर फिर से आरजेडी में गया, यहाँ पे मामला फिर से गड़बड़ाने लगा, क्योंकि पासवान तो उनको वोट दे देगा, राजपूत वोट नहीं देगा, राजपूत का वोट कट जाएगा।
इसके अलावा फिर यहाँ पे लगभग जो पासवान का लगभग 40,000 वोटर था, यादव का लगभग 50-55 हजार था और राजपूत का भी 50-55 के आसपास था। तो जिधर भी जीत होती थी, जिधर भी पासवान और राजपूत एक हो गए। तो 2020 में रमा सिंह की जीत इसलिए हुई, आरजेडी की इसलिए हुई जीत, क्योंकि राजपूत और यादव एक तरफ हो गए थे, पासवान अकेला पड़ गए थे। यहाँ पे भूमिहारों की ज्यादा संख्या है नहीं। साल 2000 से पहले जब तक रामविलास पासवान लालू जी के साथ थे, तब तक यहाँ पे यादव लगातार जीत रहे थे। लेकिन जैसे ही रामविलास पासवान जी 2000 के बाद एलजेपी अपना बना लिए, तो यहाँ पे फिर जीत होने लगी राजपूतों की, यहाँ पे हार होने लगी लालू यादव की और उसके साथ साथ आरजेडी की। 40,000 पासवान वोटर यहाँ पे शिफ्ट नहीं करा पाए, कोई भी उसको 40,000 वोटर कुछ नहीं कर पाया। इसके अलावा 20 से 25,000 यहाँ पे भूमिहार वोटर भी थे, जो कि राजपूत का साथ देते थे पहले से ही। जबकि दूसरी तरफ यादवों के पास मुस्लिम का मुश्किल से 15,000 वोट था उन्हें साथ देने के लिए। कुर्मी कुशवाहा को आप सबको मिला भी देंगे तो 30-35,000, वो भी शिफ्ट किया आपके लालू यादव के से शिफ्ट होकर के चले गए वो लोग नीतीश कुमार की तरफ और एनडीए की तरफ। तो 2000 के बाद कमजोर हुए लालू यादव, आरजेडी यहाँ पे इसीलिए, यादव यहाँ पे इसीलिए कमजोर हुए क्योंकि पासवान पहले ही शिफ्ट कर चुका था, राजपूत शिफ्ट कर गया, उसके बाद फिर आपका कुर्मी कुशवाहा शिफ्ट कर गया, इसके कारण वहां पे हार हुई। लेकिन अब जब रमा सिंह गए हैं तो वहां पे चेंज आया, इसलिए आरजेडी वहां पे जीती है। अब आते हैं लालगंज विधानसभा क्षेत्र पे, जहां पे राजपूतों भूमिहारों का, खास करके भूमिहारों का एक तरफा राज रहा है। लालगंज विधानसभा क्षेत्र में जो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, हालांकि पहले ये हाजीपुर में नहीं था, इसको 2008 के परिसीमन में लाया गया था। लेकिन इसके पहले, लालगंज से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं राजापाकर के ऊपर, क्योंकि राजापाकर पहले नहीं था, पहले जंदाहा हुआ करता था सीट, जिसको काट करके, जैसा हमने पहले ही बताया आपको कि उसको 2008 के परिसीमन में तोड़ करके राजापाकर एक अलग विधानसभा क्षेत्र बनाया गया और वो एससी के लिए रिजर्व है। और जंदाहा जो बनाया गया है, जंदाहा जो पहले हुआ करता था उसमें से सहदे, देसरी और राजापाकर, ये 3 ब्लॉक को मिलाकर के एक विधानसभा क्षेत्र बनाया गया है। और जो जंदाहा ब्लॉक था उसको मनहार के साथ मिला दिया गया है, जैसा मैंने पहले ही बताया था। तो इससे जो जंदाहा विधानसभा क्षेत्र पहले कुर्मी और कुशवाहा बहुल हुआ करता था, वहां पे कुर्मी कुशवाहा के लोग जीतते थे बार बार वहां पे चुनाव, वो अब कुर्मी कुशवाहा बहुल नहीं बचा है जिस तरह से पहले हुआ करता था। यानी कि आप देखेंगे भी तो जिस जंदाहा विधानसभा क्षेत्र में तुलसीदास मेहता जीते हुए थे, जिनके बेटे आजकल आरजेडी में मंत्री भी हैं, आलोक मेहता, तो वो टूट जाने के बाद वो स्ट्रांग नहीं रह पाया आरजेडी के लिए वो। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं राजापाकर के ऊपर। तो राजापाकर का जो विधानसभा क्षेत्र है वो एक दलित बहुल है। यहाँ पे अभी आज के डेट में अच्छे खासे यादव वोटर हैं। यहाँ पे लगभग 60,000 वोटर यहाँ पे यादव कम्युनिटी के हैं। उसके अलावा मुस्लिम के लगभग यहाँ पे 15,000 वोटर हैं। उसके ऊपर से लगभग 30 से 35,000 वोटर यहाँ पे रविदास कम्युनिटी के हैं और ये तीनों एक साथ वोट करते हैं। ये कांग्रेस और आरजेडी के सपोर्टर हैं। इन तीनों को अगर आप मिला देते हैं तो इनकी मेजोरिटी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा पासवान का कॉम्बिनेशन होता है, जो एनडीए का कॉम्बिनेशन है, वहां पे आप देखेंगे तो पासवान वोटर यहाँ पे बहुत कम है, दलित में रविदास से कम यहाँ पे वोटर हैं। उसके अलावा और संभवतः शायद यही कारण है कि पिछले 3, जब से ये रिजर्व सीट बनी, ये सीट बनी है जब से कह रहे हैं 2010 के विधानसभा चुनाव से, तब से यहाँ पे 3 चुनाव में से 2 चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस की जीत हुई है। क्योंकि यहाँ पे जो मुस्लिम है, यादव है और जो रविदास है, ये 3 मेजर कम्युनिटी है, सबसे ज्यादा जिनके वोटर है, उनका यहाँ पे सबसे ज्यादा वोट है। 2010 में यहाँ पे संजय कुमार की जीत हुई थी और जो कि रामसुंदर दास जो जेडीयू के पहले नेता थे और उसके पहले रामविलास पासवान को हरा चुके थे, वो उनके पुत्र का यहाँ पे जीत हुआ था। तो रविदास समाज यहाँ पे सबसे ज्यादा है। यहाँ कांग्रेस आरजेडी की जीत इसलिए भी हो जाती है क्योंकि राजापाकर में राजपूत, कुर्मी, कुशवाहा, पासवान, ब्राह्मण, भूमिहार सभी को वोटों को मिला देंगे अगर आप, तो 1 लाख भी वोट पूरा नहीं होता है। और वो वोट मुसलमान, यादव और रविदास के वोटर को मिलाएंगे तो उससे कम होता है, क्योंकि यादव मुसलमान को मिला देंगे तो 75,000 हो जाता है। उसमें अगर आप 30-35,000 जोड़ देते 1 लाख से ऊपर वोट हो जाता है इन लोगों का। दूसरी तरफ पासवान का यहाँ मुश्किल से 25,000 वोट है, राजपूत का भी लगभग वही 25,000 है, भूमिहार वगैरह ब्राह्मण को सभी को मिला देंगे तब भी 10,000 वोट नहीं पूरा होता है। तो इनका 60-70,000 से ज्यादा वोट पूरा होता नहीं है।
अब आते हैं लालगंज विधानसभा क्षेत्र में। लालगंज विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे राजपूतों और भूमिहारों का शुरू से ही यहाँ पे दबदबा रहा है। भूमिहार यहाँ पे एक तरफा, खास करके भूमिहार यहाँ पे एक तरफा राज किए हैं लालगंज में। यहाँ यादव वोटरों की संख्या लगभग मुश्किल से 30,000 होगी। और उसके अलावा जो दूसरी तरफ जो है राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार हैं, उनको मिलाकर के लगभग 1 लाख के आसपास इनके वोटर हो जाते हैं। और उसके ऊपर से 50,000 के आसपास बनिया वोटर भी है यहाँ पे, क्योंकि ये अर्बन एरिया, यहाँ पे दुकानदारों का क्षेत्र है, तो बनिया वोटर यहाँ पे लगभग हो जाते हैं। उसके ऊपर से 30,000 के आसपास कुर्मी वोटर हो जाते हैं। कुर्मी कुशवाहा मिला देंगे तो 30,000 के आसपास हो जाते हैं। और ये सभी कुर्मी, कुशवाहा, बनिया, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, ये सभी एनडीए भाजपा के कोर वोटर है, क्योंकि एनडीए में अब जदयू भी है, एनडीए में अब बीजेपी भी है, एनडीए में अब लोजपा भी है, तो ये कोर वोटर हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे भूमिहार और राजपूत को हटाना ऑलमोस्ट, या उनको हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाता है। जेडीयू और एलजेपी ने मिलकर के कभी भी यहां आरजेडी को घुसने नहीं दिया, जबकि दूसरी तरफ आरजेडी और यादव की सपोर्ट करने के और यादव को सपोर्ट करने के लिए 30,000 मुसलमान और 25,000 रविदास वोटर आरजेडी को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं है। लालगंज विधानसभा पूरे हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक ऐतिहासिक लोकसभा विधानसभा क्षेत्र भी माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ललितेश्वर प्रसाद, वीरचंद्र पटेल जैसे लोग, जो महान लोग थे, जिनका अभी आप पटना में देख सकते हैं कि जो वीरचंद्र पटेल मार्ग है, वहीं पे सारे पार्टी का ऑफिस है। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री जो है बिहार के ये आपके संविधान सभा के जो मेंबर भी हुआ करते थे, दीप नारायण सिंह, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। ये यहाँ पे आपका फेमस जो डॉन है मुन्ना शुक्ला, वो ये उनका एरिया यहाँ पे वो कई बार जीत चुके हैं। उनकी पत्नी यहाँ पे चुनाव जीत चुकी है, जब वो डिस्क्वालीफाइड हो गए, जब वो जेल चले गए थे। हालांकि पिछले 2 चुनाव से मुन्ना शुक्ला, जिनका नाम की विजय कुमार शुक्ला भी है, वो यहाँ पे चुनाव हार चुके हैं। लेकिन 2015 में राजकुमार शाह 2015 में राजकुमार शाह जो जीते थे, वो 1995 से लगातार चुनाव यहाँ पे लड़ रहे थे, लेकिन वो जीत नहीं रहे थे। और 2015 में जब इनकी जीत हुई, तो उस जीत के बाद 2020 आते आते इनकी स्थिति वहां पे बहुत खराब हो गई थी। ये एलजेपी से वहां पे जीते थे, मुन्ना शुक्ला को ये हराए थे। और 2020 का चुनाव आते आते इनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि कई जगह पे, एक बार तो ऐसा हुआ कि एक गांव में इनको बंधक बना लिया गया, इनके ऊपर कई जगह पे अटैक भी किया गया इस कार्यकाल के दौरान। और यही कारण है कि जब 2020 का चुनाव हुआ, तो उस 20 के चुनाव में ये चौथे नंबर पे फिसल करके चले गए थे, और तीसरे नंबर पे मुन्ना शुक्ला रहे थे, निर्दलीय लड़े थे वो चुनाव, 2020 का चुनाव। हाजीपुर क्षेत्र जितना ऐतिहासिक है, जितना यहाँ पे बड़े बड़े लीडर पैदा हुए हैं, चाहे दीप नारायण सिंह हो या फिर जो और भी लीडर हैं ललितेश्वर वगैरह, उससे ज्यादा ये क्षेत्र प्रसिद्ध रहा है, हाजीपुर क्षेत्र प्रसिद्ध रहा है यहाँ पे जो बाहुबलियों का राज हुआ है उसके कारण। 1980 और 1990 के दशक के दौरान इस क्षेत्र में बाहुबलियों की कहानी को अगर आपको समझना है, तो आप इस कहानी को 3 ट्रांसपोर्ट कंपनी के सहारे समझ सकते हैं। 1980 और 1990 के दौर का जब दौर था बिहार का, उसमें व्यापार वगैरह का कोई स्कोप ज्यादा बचा नहीं था, तो कल कारखाने वगैरह बंद हो रहे थे। तो उस दौर में यहाँ पे किडनैपिंग, फिरौती, अपराध और इस तरह के नरसंहार वगैरह का दौर चल रहा था। और उस दौर में 2 बिजनेस सबसे ज्यादा फल फूल रहा था, एक ट्रांसपोर्ट का और दूसरा सिनेमा हॉल का। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी बाहुबली बने हैं, वो यही 2 तरह के बिजनेस किया करते थे। जो भी सांसद, विधायक बनता था, उनका हमेशा ये रहता था मकसद कि किसी तरह से जो ठेका होता है बस स्टैंड का, टैक्सी स्टैंड का, उसको ठेके को लिया जाए और जितना ज्यादा हो सके सिनेमा हॉल पे कब्जा किया जाए, ताकि वहां पे इलीगल काम हो सके। तो इसलिए अगर इस क्षेत्र के, अगर आपको समझना है राजनीति को, इस क्षेत्र के बाहुबलियों की राजनीति को समझना है, तो आप 3 ट्रांसपोर्ट कंपनियों को समझिए। एक था मुन्ना शुक्ला की कंपनी का नाम था जय माता दी। उसके बाद फिर एक ललितेश्वर प्रसाद है, ललितेश्वर प्रसाद शाही, जिनका की था ललितेश्वर प्रसाद शाही, जिनका की तिरुपति, ये आपका जय माता दी मुन्ना शुक्ला का हो गया, और शाही तिरुपति ललितेश्वर प्रसाद का हो गया, शाही का। और उसके बाद एक और था अमर ज्योति, वो था रघुनाथ पांडे का। हालांकि ये सभी सिर्फ हाजीपुर का नहीं थे, हाजीपुर के आसपास के क्षेत्र में भी ये लोग फैले हुए थे, लेकिन ये लोग बहुत डीपली इन्वॉल्व थे वहां की राजनीति में। और उसको आपको समझने के लिए बहुत अच्छा मिल सकता है इसमें एग्जाम। इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, किस तरह से ललितेश्वर शाही का जो बेटे थे, हालांकि वो अपना राजनीति शिफ्ट करके चले जाते हैं वैशाली, पहले यहाँ पे विधायक बनते हैं, फिर वहां पे वैशाली में जाके सांसद भी बनते हैं, केंद्रीय मंत्री भी बनते हैं, फिर उनके बेटे हेमंत
शाही का यहाँ पे डेथ होता है, उनको मार दिया जाता है, लालू फैमिली का उसका इन्वॉल्वमेंट बताया जाता है, फिर वहां पे बहुत हंगामा मचता है। वो कहानी कभी और आपको सुनाएंगे, यहाँ पे वो कहानी बताने का समय नहीं है, ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। आखिरी में हम जाते जाते आपको सिर्फ एक चीज और इसमें इस कहानी में बताना चाहते हैं, जो हमने आपको शुरू में प्रॉमिस किया था कि कैसे ये क्षेत्र, ये लोकसभा क्षेत्र में जरूरी नहीं है कि जो चिराग पासवान है वो अजय है, या पासवान फैमिली या रामविलास पासवान अजय फैमिली है, वो उनका हार नहीं हो सकता है। पॉसिबिलिटी यहाँ पे हार की है, क्योंकि यहाँ पे लालू फैमिली और पासवान फैमिली का गढ़ होने के बावजूद राबड़ी देवी भी यहां से चुनाव हारी है। तेज प्रताप यादव महुआ जो विधानसभा से वो लड़ते थे, पिछले चुनाव में वो महुआ विधानसभा को छोड़ के जाना पड़ा उन्हें। तेजस्वी यादव अभी इस क्षेत्र से है, लेकिन राबड़ी देवी वहां से चुनाव हारी है। और रामविलास पासवान भी चुनाव हारे हैं, दो बार हारे हैं, और उसके अलावा एक बार छोड़ करके भाग गए हैं क्षेत्र को। तो वो कॉम्बिनेशन जिसकी मैंने बात किया था, जिसके कारण पशुपति पारस या जो भी अपोजिशन में चुनाव लड़ते हैं उनके लिए एक होप हो सकता है, वो ये हो सकता है कि अगर वहां पे राजपूत और भूमिहार वोटर अगर रामविलास पासवान की फैमिली से, यानी कि चिराग पासवान से छटक जाए किसी भी कारण से, तो संभावना बन सकती है पहली। दूसरी संभावना तब बन सकती है कि इनका वोट अगर थोड़ा सा कट जाए, एनडीए को न जाए, और उसके साथ साथ मुस्लिम वोट तो पूरा करेंगे ही अपोजिशन को, उसके साथ साथ अगर यादव वोटर वहां पे एकमुश्त अगर कर दे वोट, तो वो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि यहाँ पे चिराग पासवान हार सकते हैं। तीसरा, यहाँ पे जो रविदास वोटर हैं वो बिखरे हुए हैं कांग्रेस और उनके बीच में, और उनको बहुत इजीली डाइवर्ट करना आसान होता है। तो उनको कंसोलिडेट करना, यादव को कंसोलिडेट करना, मुस्लिम कंसोलिडेटेड है, और थोड़ा सा आपको भूमिहार में डेंट मारना पड़ेगा। डेंट मारने के लिए आपको ये हो सकता है, ये चलाया जा सकता है, ये अगर इस कार्ड को खेल दे, चाहे वो पशुपति पारस हो या फिर वो जो भी कैंडिडेट महागठबंधन की तरह, अगर ये कार्ड खेल दे कि चिराग पासवान ने भूमिहारों के साथ दगाबाजी किया है। अरुण सिंह जो सबसे बड़े लीडर थे भूमिहारों के एलजेपी के अंदर, चिराग का हमेशा शुरू से लेकर अभी तक साथ दिए हैं, उनके साथ दगाबाजी हुआ है। सूरजभान सिंह बहुत बड़े लीडर हैं भूमिहारों का, उनको टिकट तक एनडीए में नहीं मिला है। उसके अलावा अगर इस तरह से एक भूमिहार को और साथ साथ में किसी तरह से राजपूत को लाया जाए और कुछ वोटों को अगर कन्वर्ट किया जाए इमोशनल कार्ड खेल करके कि भूमिहारों के साथ अन्याय हुआ है। अभी आप देखिए जो नीतीश कुमार ने जो कैबिनेट विस्तार किया है उसमें मंत्रियों का बिल्कुल कहीं जो कोई जगह नहीं है। तो अगर भूमिहार राजपूत ये कार्ड खेलता है, और अगर यादव और मुस्लिम वोट तो कंसोलिडेटेड, यादव और जो वहां पे रविदास कम्युनिटी का वोट है वो अगर कंसोलिडेट होता है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चिराग पासवान हाजीपुर हार सकते हैं। लेकिन उसके लिए सारे पत्ते एक जगह रखना होगा, इन सब चीजों के ऊपर मेहनत करना होगा। फिलहाल बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। ये कॉन्स्टिट्यूंसी रिपोर्ट के बाद अगली कॉन्स्टिट्यूंसी रिपोर्ट का इंतजार कीजिए, हम उसे भी जल्दी ही आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगला बेगूसराय होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।